अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हमारी बुक है सुहेल ख़ान की सुहेल भट्टी की इल्म दानिश। उसमें मॉडल पेपर हैं। उसका दूसरा मॉडल पेपर हम शुरू करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 है डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द फिलासफी विच कंसर्न। जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये कौन सी फ़िलासफ़ी इसमें मेटाफिज़िक्स है। मेटाफिज़िक्स तो हमें पता है कि मेटाफिज़िक्स वो ऑन्टोलॉजी एंड रियलिटी को कहते हैं। और इसका सेकंड जनरल टू स्पेसिफिक करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसको जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, टॉपिक को बयान करते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पलीफाई करते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल ये इंडक्टिव के लिए होता है, ऑब्जर्वेशन वो एक अलग मेथड है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है द प्रायरी नॉलेज इज इन। जो पहले वाला नॉलेज है वो कौन सा, जो इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस, वो पहले का है तो वो एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है। थर्ड है द मेथड ऑफ इंडक्शन इज कंसर्नड विद। जो इंडक्शन का मेथड इंडक्टिव होता है वो होता है स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी इसमें हम पहले एग्जांपल्स देते हैं, फिर हम जो है वो टॉपिक को जैसे बयान करते हैं। पोस्टीरियरी नॉलेज वो होता है जो ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। जो नॉलेज ऑब्जर्वेशन से हासिल हो उसे हम कहते हैं पोस्टीरियरी नॉलेज। फिफ्थ है टू रिमूव लिटरेसी। इसको यहाँ पे रिमूव नहीं होना चाहिए था, ये रिमूव लिटरेसी ये वर्ड ठीक नहीं है, स्टेटमेंट यहाँ ठीक नहीं बन रही। नेक्स्ट चलते हैं प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। द स्टेटमेंट बिलोंग टू विच आर्टिकल। तो 37 बी आर्टिकल जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सबको। इसी तरह एक और है 25 आर्टिकल जिसके तहत जो है वो मैट्रिक तक फ्री की बात होती है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये बुक लिखी थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये जॉन डेवी ने लिखी थी। जॉन डेवी एक अमेरिकन जो है वो साइकोलॉजिस्ट था। डेवो एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द माइंड एंड द नॉलेज इन दिस बुक। तो अपनी किस बुक में डेवी ने ये जो है वो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है और हमारा माइंड और नॉलेज का आपस में जो है ना वो रिलेशनशिप देखा, वो था एक्सपीरियंस एंड नेचर। ये दोनों बुक आप याद रख लें कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये भी इसी की बुक है, और इसी तरह जो है एक्सपीरियंस एंड नेचर ये भी जॉन डेवी की बुक है। और इसी बुक में जॉन डेवी जो है वो माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है, माइंड और नॉलेज का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। आइडियलिज्म का कंसर्न क्या है, वो माइंड के साथ है। इसी तरह प्रॉग्मेटिज्म का कंसर्न क्या है कि व्हाट वाज गुड। प्रॉग्मेटिज्म चूँकि वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, वो कुछ ख़ास वैल्यूज़, इटरनल वैल्यूज़ किस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती। माइंड की बात आइडियलिज्म वाले करते हैं और व्हाट वाज गुड ये प्रॉग्मेटिज्म वाले करते हैं। ग्रेट बुक्स और की बात जो करते हैं वो पैनलिज्म करते हैं, और बैक टू बेसिक की बात जो करते हैं वो करते हैं एसेंशियलिज्म वाले। 10 क्वेश्चन है रियलिस्ट अडॉप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्रू। जो रियलिस्ट हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में क्या, तो नेचुरल लॉज उनको भी मानते हैं, एक्सपीरियंस को भी, सेंसेस को भी। तो ये तमाम ऑप्शन करेक्ट होंगे। एक्सियोलॉजी अप्रोच ऑफ आइडियलिस्ट इज। एक्सियोलॉजिकल अप्रोच जो आइडियलिस्ट के वो ये है कि एक अब्सोल्यूट इटर्नल एंड परमानेंट ब्यूटी की बात करते हैं। आपको पता है कि एक्सियोलॉजी जो है वो उसके आगे नेक्स्ट दो फर्दर डिवीजन है, एक है एथिक्स और दूसरा एस्थेटिक्स। एथिक्स जो है वो मोरल वैल्यूज़ को देखती है और एस्थेटिक ब्यूटी को देखती है। यहाँ पे वो एक्सियोलॉजिकल जो अप्रोच आइडियलिस्ट के नज़दीक है वो यही है कि ब्यूटी हो लेकिन अटर्नल हो, परमानेंट ब्यूटी हो, उसकी बात करेंगे। 12 क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फिलासफी कंसर्न विद रीजनिंग। जो फिलासफी की वो ब्रांच जो रीजनिंग के साथ, तो वो लॉजिक ही होगी। फिलासफी इज एन इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी। ये किसने बात की थी कि फिलासफी जो है इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी है, तो ये बात की थी जॉन लॉक जिसने टैबुला रसा की भी टर्म जो है इसने दी थी। द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज टू फाइंड आउट द ट्रुथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी इन इस्लाम के नज़दीक जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ट्रुथ है, जो असल ट्रुथ है वो है रेवलेशन है, वही है। हु हैव इनिशिएटेड लैंडमार्क ऑन डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये गिफ्ट एक शख्स था जिसने डिसीजन मेकिंग का जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग के जैसे समझने क्राइटेरिया बनाते हैं, तो ये गिफ्ट था जिसने ये किया था। 16 क्वेश्चन है द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रॉग्मेटिस्ट फिलोसोफर
इज़ द एक्सपीरियंस। द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म वाले बात है ना, तो प्रैग्मेटिज्म वाले जो है वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। 17 which of the following has helped us to understand the difference in fundamental value, attitude, behavior among people in different countries। देखिए, जो लोगों में प्यार मोहब्बत और एक रहने का तरीका, ये बात कहती है, ये एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा है कि जो शख्सियात का लोगों का आपस में रहना सहना पॉसिबल बनाता है। तो फंडामेंटल वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर अमंग पीपल, लोगों के दरमियान में जो उनमें जो फ़र्क है उन सब को पढ़ना, उन सब को जो है ना साथ लेके चलना, ये एंथ्रोपोलॉजी का है। 18 है विच इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के बेसिक फंक्शन क्या है? सुपरविजन मतलब ये होता है कि जो चेक कर रहा होता है, तो यहाँ पे देखें प्लानिंग ये तो और काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो एवेल्यूएशन, एवेल्यूएटिंग यानी कि किसी को चेक करना, देखना उसको, ये एवेल्यूएटिंग ये काम है सुपरविजन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्स अवेलेबल टू अ स्कूल इज़, जो एक स्कूल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक रिसोर्स है वो कौन सा होता है? तो वो बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर जो है पहले नंबर पे है, या बाकी स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें बाद में हैं। सिगमंड फ्रॉइड कौन था? सिगमंड फ्रॉइड जो है वो एक मेडिकल डॉक्टर था और न्यूरोलॉजी का था, न्यूरोलॉजी का मेडिकल डॉक्टर था। सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी इज़ अ बेसिक एम ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो वो चाहता है ह्यूमन बीइंग से, कि वो कहता है कि सेल्फ प्रिपरेशन, अपने आप को खुद तैयार हो, बैलेंस पर्सनैलिटी हो। 20 in which of the following non-random sampling technique does the researcher ask the research participant to identify other potential research participant? यानी रिसर्च के दौरान, रिसर्च में सैम्पलिंग के दौरान जो रिसर्चर है वो किसी अदर दूसरे बंदे से कहता है कि वो रिसर्च में सैंपल तलाश करने में उसकी हेल्प करें। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जिसमें अदर एक बंदे के पोटेंशियल से दूसरे बंदे के पोटेंशियल तलाश कर रहे होते हैं। The process of selecting a subset of population for a survey, सर्वे के लिए जो हम पॉपुलेशन का सबसेट है, पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा तलाश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग। क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। 24 द ग्रीक वर्ड सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, ये नहीं कि ग्रीक वर्ड है सोमा, उसका मतलब होता है बॉडी। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो न्यूमेरिकल शेप में, जैसे एज है, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, ग्रेड पॉइंट, एवरेज, रीडिंग परफॉर्मेंस, वेट, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल शेप में हो सकती हैं, तो ये दोनों करेक्ट होंगे। जबकि जेंडर, रिलीजियन, ब्यूटी तो रैंक में हैं, ये नहीं होंगे। 26 है द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप डेट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद द स्पेसिफिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फॉर योर रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड। वो कह रहा है हो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके अंदर भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो। फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग से हम ये देख रहे हैं कि स्पेसिफिक किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जिसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो ये प्रपोजिव सैम्पलिंग होती है कि जिसमें हम देखते हैं कि ख़ास जो खूबी है जिसकी बुनियाद पर हम उस सैंपल को ले रहे होते हैं। 20 ए वेरिएबल डेट इज़ प्रीज्यूम्ड टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। जब एक यानी वेरिएबल ऐसा जिसकी वजह से कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, उसमें वेरिएबल डेट इज प्रीज्यूम्ड टू कॉज अ चेंज इन एन अदर वेरिएबल, कि दूसरे वेरिएबल में तब्दीली आए, तो जो काज बनता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसमें तब्दीली आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। 28 है विच वन इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोटा जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। बस इन दोनों के 4 टाइप प्रोबेबिलिटी के हैं, 4 ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किया। और मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये वाला लेक्चर मेरी रिसर्च वाली कोर्स ऑफ लाइन में पढ़ा हुआ है कि जिसको भी सैम्पलिंग में कोई मसला है ना, तो वो वहाँ पे मैंने बहुत सी एग्जांपल लेके बताया हुआ है, तो वो आपको मसला नहीं रहेगा। 29 है अ सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी जो सैम्पल होता है वो हम पॉपुलेशन का सबसेट उसमें से लिया होता है। 30 द नोमेनकल्चर इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोवर्ब। द हेल्थियर प्रोसीजर इज़ टू इंड्यूस ग्रोथ रादर देन टू रिमूव डिफेक्ट। हेल्थियर ये एक मतलब एक प्रोवर्ब है, तो ये कौन से कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन की ये प्रोवर्ब है कि जो एक हेल्थियर प्रोसीजर है वो जो है ग्रोथ को बढ़ाएगा, जबकि एक जो रिमूव है वो डिफेक्ट को बढ़ाएगा। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्केल आर स्ट्रेस्ड। हाई लेवल, जब हम हाई लेवल स्केल हम मेजर करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम जो है ना वो उसका यूज़ करते हैं। द की वर्ड एग्जामिन, एग्जामिन इज यूज फॉर, एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना है, एनालिसिस करना। सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है वो होती है 9th और 10th।
यहाँ पे आंसर ठीक नहीं है, 9th और 10th होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और हायर सेकेंडरी होती है 11th 12th, जो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एक्स आई और एक्स आई आई होगा, यानी 11 और 12 क्लास जो होती है वो हायर सेकेंडरी में आती है। 30 द स्टूडेंट ऑफ फार्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ, जो पियाजे के अकॉर्डिंग जो फार्मल स्टेज का बच्चा होता है वो किस क्लास में होगा, तो सेकेंडरी क्लास में होगा। बिनेट साइमन स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 30 आइटम फ्राम इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी बिनेट एक जो इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था बिनेट ने, उसमें वो कह रहा है कि वो उसमें 30 आइटम्स थे और वो 30 आइटम क्या थे, इजी से डिफ़िकल्ट की तरह थे। सोलो किसे कहते हैं, सोलो एक तो होता है स्ट्रक्चर लर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम, और ये बिगेस्ट कॉलेज ने दिया था, और SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। व्हाट डू वी वांट टू अचीव द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ाने के बाद हमारा एंड मकसद क्या होता है, वो हमारा मकसद होता है एम को, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करना, ऑब्जेक्टिव हासिल करना। विच वन जो ब्रॉडर होती है टर्म होती है एम, फिर उसके बाद गोल और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव होते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज रीजनिंग फ्रॉम, डिडक्टिव रीजन वो होती है जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे होते हैं, यानी प्रीमिसेस टू कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं तो वो हम डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं। 42 है थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस द जनरलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक लॉ आर इन्फरेड बाय द साइंटिस्ट, यानी थ्रू विच स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक की बात है, स्पेसिफिक टू जनरल हम कहाँ जाते हैं, इंडक्टिव में जाते हैं, तो स्पेसिफिक प्रोसेस हो, जनरलाइजेशन हो आर ऑफ साइंटिफिक लॉज, पहले हम जनरलाइज करेंगे, उन्हें एग्जांपल देंगे, उनको बताएंगे कहाँ कैसे एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद फिर हम यानी उसके बाद कर रहे हैं, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग में ये वाली बात आती है। 43 है विच रिफ्लेक्ट द पर्पज ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट आर लेवल ऑफ द स्कूल प्रोग्राम सच एज एलिमेंट्री मिडिल एंड हाई लेवल, तो वो ये कह रहा है यहाँ पे आपने बताना है कि विच रिफ्लेक्ट द पर्पज ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट, एक ख़ास यूनिट है और एक ख़ास लेवल है, एलिमेंट्री कोई भी लेवल हो सकता है, तो ये तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव की बात आ जाएगी कि जिसमें एलिमेंट्री मिडिल हाई क्लासेस हैं और उसका एक यूनिट है और उसका हम देखना चाह रहे हैं कि उसके पर्पज ऑफ पर्टिकुलर यूनिट लेवल। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर ये होता है कि जो हमारे जो MCQs में जो हम बबल फिल करते हैं उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। सोलो टैक्सोनॉमी यूज ये टेस्ट को बनाने के लिए होती है। ये जो फाइल की जो थ्योरी थी यहाँ पे देखते हैं, इंस्पेक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कोर्सिव, ट्रेनिंग गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक, ये 5 जो सुपरविजन की किसने दी थी, तो ये बर्टन बुरिकनर ने दी थी, बर्टन बुरिकनर, इसने 5 कौन कौन सी, इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कोर्सिव, टीचर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक। 47 असेसमेंट टूल दैट टीचर्स यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, तो जो प्रोग्रेस मतलब होता है जो कंटिन्यू जारी, तो ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट टूल दैट टीचर यूज टू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, एक्चुअल स्टेटस समेटिव होती है। OMR किस लिए यूज़ होता है, ये स्कोर करने के लिए होता है। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैव डेफिनेट यूनिक फीचर इंक्लूड, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होता है ना कि जिससे जो एक यूनिक टेस्ट होता है, यानी फिक्स उसमें एटम फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग द टेस्ट, नॉर्म्स बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसकी खूबियाँ ये सारी बातें उसमें होती है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है वो हाई टेक्निकल क्वालिटी जो होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे कि यहाँ पे रूल्स नॉर्म्स फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर वैलिडिटी रिलायबिलिटी को मद्देनज़र रखा जाता है, तो ये हाई टेक्निकल क्वालिटी वाला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा। डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली, यानी वो कैसा किस तरह लेना है, कैसे लेना है, कैसे मार्किंग करनी है, सारी बातें जब पहले प्रिसाइजली बता दी गई है तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। विच वन कैन बी कॉल्ड द सर्विस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी कहते हैं सुपरविजन, यानी जो ऊपर से चेक कर रहा होता है ना, सर्विस एक्टिविटी उसमें। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर इन नेचर इनफ्लेक्सिबल, यानी इसमें रूल डिसाइड होते हैं, ये अपनी मर्जी नहीं होती तो इनफ्लेक्सिबल होता है। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम ये किसके अंदर काम, ये क्या करता है, तो ये सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान है, बदल इसको रटाई लगा रहे हैं। 50 सैयद खान वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय, ये इंग्लैंड के जो करिकुलम था ना, जो एजुकेशन सिस्टम था, उनसे सैयद खान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। विच ग्राफ शो द कॉज एंड इफेक्ट प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स हैपन्स, तो चीज़ें कैसे हो रही हैं,
तो ये कौन सा ग्राफ है? फ्लो चार्ट बताता है, यानी जिससे हम एक प्रोसीजर बता रहे होते हैं, पहले ये काम, फिर उसके बाद अगला फ्लो चार्ट, अगला ये काम, यानी जब हम काज एंड इफ़ेक्ट की जो बात कर रहे हैं तो ये फ्लो चार्ट होता है। जो लाइन ग्राफ होता है जिसके अंदर हम एक लाइन के ज़रिए ना जो बताया गया होता है कि लाइन चल रही होती है कि ऐसे ऊपर, यानी दो साइडें होती हैं कि ऊपर जा रहा है, वैल्यू जा रही है इस, तो लाइन ग्राफ होता है। बार ग्राफ वो होता है कि जिसके अंदर वो हमारे जैसे डिसकंटिन्यूस नहीं होता था डिस्क्रीट वैल्यूज़, तो वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है। और जो पाई ग्राफ होता है जिसमें एक दायरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर जो चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि इतनी परसेंटेज फलां की इतनी, वो पाई ग्राफ होता है। विच ग्राफ प्रेजेंट द स्टेप्स इन द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस में, ये फ्लो चार्ट में बताता है कि कैसे प्रोसेस हुआ। वादिया मंदिर स्कीम इज रिलेटेड टू, ये वादिया मंदिर स्कीम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। विच इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, मेमोरी जो है वो लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, हम अपनी जो हिस्ट्री को जानते हैं तो वो हमारी हिस्ट्री कहाँ पे पड़ी हुई, तो हमारी ये मेमोरी में है। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट अ पर्सन ओपिनियन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, तो जो कहता है कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट पर्सन ओपिनियन, उसकी राय, उसका नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सारा एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा। विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, जो स्टोर हाउस ऑफ तमाम बातें जो हमारी एक्सपीरियंस्ड बातें जो है ना वो कहाँ जिस जगह पड़ी हुई तो उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहेंगे। थ्योरी एक्स क्या कहते हैं? थ्योरी एक्स के मुताबिक जो वर्कर होते हैं ये बहुत लेज़ी होते हैं, ये काम से नफरत करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं, जबकि थ्योरी वाई वाले जो होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, इंजॉय करते हैं वर्क को, और क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 64 हैबिट इज़ द अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स ऑफ MC ग्रेगर अबाउट एम्प्लॉइज, तो उनकी जो परसेप्शन है, जो अजम्पशन है वो नेगेटिव है, कि वो जो है ना थ्योरी एक्स वाले नेगेटिव लेते हैं, एक्स के लोगों को वो नेगेटिव समझते हैं। द इनर ड्राइवर डैट डायरेक्ट अ पर्सन बिहेवियर टूवर्ड्स गोल अटेनमेंट, इनर ड्राइवर यानी अंदर से कोई चीज़ जो इंसान को मोटिवेट करती है अपने गोल्स को अचीव करने से, क्या होता है? वो मोटिवेशन होती है। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कौन सी है? फियर एंड पनिशमेंट, जब खौफ हो, मार का डर हो, तो जब जो काम हो रहा होता है तो ये जो है ना वो मोटिवेशन जो है, ये ट्रेडिशनल मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं। एलिमिनेटिंग एनी रीइंफोर्समेंट, किसी चीज़ को ख़त्म करना, यानी रीइंफोर्स कर, जैसे एक चीज़ बार बार चल रही थी अब उसको ख़त्म करना। डेट इज मेंटेनिंग एन अनवांटेड बिहेवियर, तो फिर वो क्या होगा? तो ये जब किसी चीज़ को हम ख़त्म करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, इस चीज़ को निकालना। सिस्टर एज द स्कूल हेड यू गाइड योर स्कूल टीचर इन अप्रोप्राइट डायरेक्शन एंड यू आर डिस्प्लाइंग द बिहेवियर अंडर द, यानी आप स्कूल के अंदर आप हेड हैं और आप अपने टीचर्स को गाइड करते हैं एक खास डायरेक्शन की तरफ, तो आप क्या हैं? आप बेसिकली जो है ना वो यू आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर अंडर द, आप डेमोक्रेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं कि जब आप उनको गाइड भी कर रहे हैं और इन द प्रोप्राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थ्योरी वाई लिखा हुआ है, वाई यहाँ पे नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक ज़्यादा सूट। कम्युनिकेशन स्टार्ट विद, कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होती है? आइडियाज़ ओरिजिनेशन, कोई ख्याल आएगा तो वैसे बोलो ताकि पहचाने जाओ, पहले आइडिया कोई आएगा तो फिर उसके बाद ही बोलेंगे ना। Which of the following consider administration as a way plan, organize, command, coordinate, control, तो 5 जो है ये बातें की थी ये फॉयल ने की थी। फाइल का जो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी है तो क्या कहता है कि वे प्लान टू ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। तो ये फाइल ने कहा था देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कौन सी? एक तो ट्रेड थ्योरी भी है, ये कंडीशनिंग कोई लीडरशिप की नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, बिहेवियरल थ्योरी भी लीडरशिप की थ्योरी है। 72 है अकॉर्डिंग टू मोट्सबर्ग वन ऑफ द मेजरमेंट इंटरपर्सनल मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रोल इज़ अ लीडर इज़ ऑफ आ लीडर, तो ये लीडर का जो मोट्सबर्ग है मैनेजमेंट का जो एक रोल है, ये इंटरपर्सनल रोल ये किसका? ये लीडर का है। इन विच थ्योरी लीडरशिप इज मल्टी डिमेंशनल, सिचुएशनल थ्योरी में लीडरशिप मल्टी डिमेंशनल होता है, मतलब ये कि सिचुएशन में टीचर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी रूल्स, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, तो ये इसमें टीचर क्या होता है? मल्टी जो है उसमें अंदर स्किल्स होती हैं, मल्टी डिमेंशनल होता है। 74 था विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीडरशिप देखिए लर्निंग अकेली हो सकती है, मोटिवेशन, परसेप्शन सब, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता ना वो लीडरशिप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। विच टेक्निक ऑफ सुपरविजन
helps the teacher to correct his fault in himself and encourages his professional ambitions। तो प्रिवेंटिव सुपरविजन ये होता है कि जिसमें ये एक टेक्निक है सुपरविजन की कि जो टीचर को हेल्प करती है कि अपनी वो जो गलतियाँ हैं उसको ठीक करे और प्रोफेशनल एटीट्यूड को इनक्रेज करे। 76 है, क्लासरूम कैन बी अ वार्म एंड चेरी प्लेस स्टूडेंट इन्जॉय। ये क्लासरूम तो एक इन्वायरमेंटल कंट्रोल आ जाएगा ना कि अगर उसको हमने अच्छा एक माहौल दिया तो ये इन्वायरमेंटल की बात हो रही है। ओपी को वो कहते हैं प्रोजेक्शन इन्वॉल्व। ओपी को प्रोजेक्टर जो होता है ये हमें ये इमेजेस वगैरह दिखाने के लिए होता है। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडलाइन फॉर इफेक्टिवली यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए क्या करना है, यूज़ एड दैट रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, कि वो वाली पिक्चर यूज़ करेंगे जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत कोई ना हो। इसके अलावा यूज़ एड दैट आर अप्रोप्रिएट टू द स्पीच टॉपिक, यूज़ एड दैट सर्व टू डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक होगी। 79 है, चाक बोर्ड, पोरोसिलीन बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारी जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो टीचर है एक चीज़ करके दिखा रहा होता है, एक चीज़ परफॉर्म करना बता रहा होता है, तो इसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज सूटेबल फॉर शोइंग जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए कि कितनी परसेंटेज किस चीज़ की, तो इस ग्राफ को हम पाई ग्राफ कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, जो मैंने बताया था कि सर्कल की सूरत में होता है, हम परसेंटेज दे रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कांट फ्लाई, कौन सा जो परिंदा है जो नहीं उड़ सकता, तो ये ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, कैसवेरी, इमू एंड रियम, ये सभी नहीं उड़ सकते। 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैव इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सब कंटिनेंट। तो शेर शाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो है वो किया था। अगर पस ये रोमानिया का न्यूज़ एजेंसी है, अगर पस रोमानिया की न्यूज़ एजेंसी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी बट उसका नाम क्या था, आर्क उसका नाम। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू, स्टील में से जो साउंड है वो बहुत तेज़ी से जाती है। बोन्स एंड टीथ का जो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। स्क्रैबल का मतलब होता है कि इज़ अ बोर्ड गेम, स्क्रैबल जो है वो एक बोर्ड गेम है, स्क्रैबल एक बोर्ड गेम है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये 14 जुलाई 1947 को इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 14 जुलाई को उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मस्त वकली जो बलोची का एक पोइट था। पैराग्वे इज़ ये चेक रिपब्लिक का कैपिटल है, पैराग्वे चेक रिपब्लिक, पैराग्वे इसका कैपिटल है। और इसके अलावा है चूज द वर्ड विच इज़ नियर मीनिंग इज प्लेट जैसे फालिज होना यानी रुक जाना। तो इसका जो हमें बताना इसके जो करीब करीब मीनिंग है वो क्या, एलिविएट है। मेलेडी का मतलब होता है कि डिजीज़, मेलेडी मतलब बीमारी, और इसका मतलब क्या है, डिजीज़ है। चूज द वर्ड विच इज़ द अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेंशनल, तो एक्सीडेंटल है। अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वर्किंग 1 आवर पर डे कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज इन हाउ मैनी 12 डेज। तो ये एक सवाल है, इसको आप हल कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन भी ये भी हल कर लीजिएगा। और आगे 96 द एंजल हु आर इन चार्ज ऑफ ए ग्रेव एंड इनिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो मुनकर नकीर हैं जो इनिशियल अकाउंटेबिलिटी करेंगे। मुसद्दस के 6 जो होते हैं स्टैंजाब होते हैं। उर्दू की पहली नस्ल जो थी सबरस थी। अहमद नदीम कासमी अफसाना में मशहूर थे, और मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर बाद में करेंगे। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।